जय हिंद साथियों, मेरा नाम है सौरभ राय। वेलकम टू सिस्ट्री आईएएस एकेडमी में। और आज मैं आपको हिंदी विषय के बारे में थोड़ा सा अवगत कराना चाहूँगा। जैसे कि पहला ही प्रश्न ये आता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। हम हिंदी विषय के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो कोई भी स्टूडेंट हिंदी ना बोल के क्या बोलना चाहिए उसको, ईरानी या फारसी। ये कैसे आया? ये अपना प्यारा भारत हो गया। और जितने भी आक्रांता या विदेशी या यूनानी आए हुए थे, ये उत्तर पश्चिम से दौर से आए हुए थे, जहां पे एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु नदी। अब कोई भी व्यक्ति आता है किसी नदी के किनारे तरफ और उससे रिलेटेड संबोधन करना चाहता है, तो सा को उनने क्या पढ़ा? हा पढ़ा। और धा को दा पढ़ा। जिस वजह से सिंधु शब्द से हिंदू की उत्पत्ति होती है और हिंदू से बना हिंद का देश। हिंदू से क्या बना? हिंद बना। और जिस देश की भाषा हमें बनानी होती है वहां पे ई प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, जिससे हमारी हिंदी शब्द की उत्पत्ति होती है। इससे हमने एक चीज ये जाना कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है। ईरान या फारसी, एक देश है ईरान या फिर फारस, है ना। ईरान का पुराना नाम है फारस। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं कि एक क्रम चलता है हिंदी में कि एक है संस्कृत भाषा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, देन इसके बाद आती है हिंदी। तो सभी भाषाओं की लैंग्वेज जो है, सभी भाषाओं की आदि जननी मानी गई है संस्कृत को। सभी भाषाओं की जो आदि जननी है वो है संस्कृत भाषा। मतलब चाहे वो पाली हो, चाहे प्राकृत हो, चाहे अपभ्रंश हुई, इन सभी भाषाओं की उत्पत्ति होती है संस्कृत भाषा से। इसी प्रकार से हिंदी की भी उत्पत्ति होती है संस्कृत से। देन इसके बाद पाली में आप जानते होंगे जीके में, प्राचीन इतिहास में, कि पाली भाषा में उपदेश किसने दिया था। पाली भाषा में उपदेश किसने दिया था? गौतम बुद्ध जी ने। गौतम बुद्ध ने। प्राकृत भाषा में उपदेश किसने दिया था? महावीर स्वामी जी ने, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने गए हैं। फिर बात आती है कि हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से होता है? तो अपभ्रंश से। दो अलग अलग प्रश्न है। हिंदी भाषा का विकास किससे होता है? अपभ्रंश से। और हिंदी की आदि जननी भाषा कौन सी है? संस्कृत। तो जितना ये फ्लो चार्ट इजी लग रहा है, इतना इजी है नहीं। इसका पूरा प्रॉपर तरीके से कालक्रम है, समय है। ठीक है। और ये जो भाषा हम लिख रहे हैं, भाषा एक शब्द आता है भाषा और लिपि। तो भाषा जो मौखिक तौर पे बोली जाती है उसे भाषा बोला जाता है, और जो हम लेखन के आधार पर लिख रहे हैं इसे बोला जाता है लिपि। और ये किस भाषा में लिपि है? ये कहलाती है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं आ जाती हैं? देवनागरी लिपि में संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली निहित होती है। ठीक है। फिर एक प्रश्न ये आता है कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है? नहीं, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। राष्ट्रभाषा मतलब होता है आम जन की भाषा। ठीक है, ये अलग चीज है, ये कोई भी भाषा नहीं है। तो हिंदी हमारी क्या है? हिंदी हमारी राजभाषा है, जिसमें इंग्लिश में बोला जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब सरकारी कामकाज के लिए जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है उसे राजभाषा कहा जाता है। ये कौन सी है? ये हिंदी है। ठीक है। अब ये राज्य देख के हम स्टेट लैंग्वेज नहीं समझ ले, मतलब राज्य की जो भाषा है वो राजभाषा नहीं है, उसके लिए बोला जाता है राजकीय भाषा। राजकीय भाषा। जैसे पंजाब की क्या हो गई? पंजाबी। महाराष्ट्र की मराठी। मध्य प्रदेश की हिंदी, है ना। अब फिर बात कर लेते हैं, हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा, जो कि अपना जो संविधान है, अपना देश है, किससे चल रहा है? एक बुक है संविधान से। ठीक है। और हिंदी को कहां पे वर्णित किया गया है? संविधान के अनुसूची
संविधान के अनुसूची 8 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिलता है। ठीक है, अनुसूची 8 भाग 17 और आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद 343 से 351। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि यहां जैसे हम बैक करते हैं कि 14 सितंबर हिंदी को राजभाषा का दर्जा कहां मिलता है, किस डेट को मिलता है, तो 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिलता है। और इसी वजह से 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, फिर एक और बात कर लेते हैं कि जैसे अब हिंदी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बढ़ाने के लिए हमने यूएनओ में बात छेड़ी थी, तो यूएनओ में मतलब अंतरराष्ट्रीय विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाने का कारण क्या है वो मैं बताने वाला हूं। 10 से 14 जनवरी 1975 में एक सम्मेलन होता है, विश्व हिंदी सम्मेलन पहला, जो कि भारत के कहां पे होता है, नागपुर में होता है। इस समय अपने माननीय प्रधानमंत्री कौन जी थी, इंदिरा गांधी जी। ठीक है, तो उद्घाटन किसने किया था, इंदिरा गांधी जी ने। और अध्यक्ष के तौर पे किसे बुलाया गया था, अतिथि चीफ गेस्ट के तौर पे, तो मॉरिशस के राष्ट्रपति थे शिव सागर राम गुलाम जी। ठीक है, तो इसी वजह से 10 जनवरी को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। यूएनओ में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए अब मैं पूरी हिंदी को हम कितने भाग में डिवाइड करते हैं, पूरी हिंदी को हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है भाषा खंड, दूसरा व्याकरण खंड और तीसरा होता है साहित्यिक खंड। साहित्यिक खंड जो मैंने हिंदी के बारे में आपको नॉर्मली चर्चा करी हुई है, ये कहीं ना कहीं भाषा खंड के अंतर्गत आता है, भाषा खंड के अंतर्गत आता है, जहां पे हम हिंदी की उत्पत्ति की बात करते हैं, हिंदी का विकास कैसे हुआ, हिंदी का वर्णन कहाँ पे मिलता है, राजभाषा के रूप में कब एक्सेप्ट किया गया था, यूएनओ में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ कब हुआ था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन होता है नागपुर में। अभी वर्तमान में पूछ सकते हैं कि 2023 का कहाँ हुआ था, तो फिजी में हुआ था, है ना, फिजी के नाड़ी में। फिर बात कर लेते हैं व्याकरण खंड। अक्सर जो टीचर्स हैं व्याकरण खंड को निपटाते हैं, क्योंकि लगभग ये हिंदी का 70% कवर कराता है हर एग्जाम में। और व्याकरण खंड को लगभग 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, जहां पे एक आता है वर्ण विचार, जहां पे वर्णों से मिलकर बना होता है संधि, है ना, शुद्ध वर्तनी, इनके बारे में पढ़ना होता है। फिर एक आता है शब्द विचार, जहां पे शब्दों से संबंधित बहुत सारी चीजें होती है, जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, समास, है ना, मुहावरे, लोकोक्ति, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और विलोम, पर्यायवाची, समानार्थी, शब्द भेद, एक अपने आप में बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तीसरा होता है वाक्य विचार, जहां पे वाक्य के बारे में पढ़ा जाता है, उपवाक्य पढ़ा जाता है, पदबंध पढ़ा जाता है, बहुत सारी चीजें हैं हिंदी में पढ़ने के लिए। चौथा होता है छंद विचार में छंद, रस, अलंकार, काव्य, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछने मिलते हैं, देखने को मिलते हैं एग्जाम में। एक तीसरा पार्ट था साहित्यिक खंड, जहां पे साहित्यिक मतलब रचना से संबंधित एकांकी, आलोचना, है ना, काव्य, ये सभी समाहित होते हैं। अब जैसे एक छोटी सी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, वर्ण ही की ही बात कर लेते हैं। एक चैप्टर होता है वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला, जिस प्रकार से फूलों की प्रॉपर तरीके से माला होती है, उसी प्रकार से वर्णों को सुव्यवस्थित ढंग से पिरो के क्या बना दिया जाता है, वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन, यह आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, फिर स्वर कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, 11। आ, ई, ऊ, ऊ, री,
ए ओ औ। अब देखिए कई लोग अम और आहा को भी स्वर काउंट करते हैं। अब ये गलती क्यों है? रीजन ये है इसका, रीजन इसका ये है कि अम आहा जो है लिखे तो जाते हैं स्वरों के साथ, पर प्रयोग कैसे होते हैं? व्यंजनों के साथ प्रयोग होते हैं। इसी वजह से इसे बोला जाता है अयोगवा, कि भैया तुम अयोग्य हो, इसलिए हम तुम्हें अयोगवाह में रख देते हैं। स्वरों की संख्या कितनी? 11। ठीक है, फिर बात कर लें कि व्यंजन कितने, है ना। जो स्वर होते हैं स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जा सकते हैं, व्यंजन हमेशा स्वरों के सहायता से ही प्रयोग किए जाते हैं। अब स्वर कितने होते हैं? तो 3 प्रकार से। एक होता है साधारण व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। एक चौथा प्रकार भी है जो जैसे बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, जिसमें कि कुछ वर्ण है, जैसे देख लेते हैं का, खा, गा, घा, एंगा, ये का वर्ग हो गया, है ना। इसको कर लेते हैं का वर्ग। इसे लिख लेते हैं चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ओके, और एक वर्ग में सभी 5 वर्ण निहित होते हैं, का, खा, गा, घ, इंगा, है ना। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, डा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, ये होते हैं साधारण व्यंजन। फिर बात कर लेते हैं, एक होता है ये हो गए साधारण व्यंजन। ठीक है, फिर एक होता है यार अलावा, जो कि अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं, यार अलावा। ऊष्म संघर्षी व्यंजन शा, सा, सा, हा। एक संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छा, त्रा, ग्या और श्रा। ठीक है, अब इनको जल्दी से जल्दी मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ कि मुख्य किस किस भाग से निकलते हैं। ठीक है, बड़ा इजी है, इसको समझ लेते हैं एक नजर में। जैसे आ जो है ये कंठ से निकलते हैं, ई तालु से, उ ओष्ठ से, री मूर्धन्य से, यहां तक। ठीक है, कंठ क्या हो गया? अपने ये जो हिस्सा होता है कंठ, आ, ई तालब, उ ओष्ठ और री जो है मूर्धन। तालब और मूर्धन्य में छोटा सा अंतर ये होता है कि मुख, जैसे मुख अपन देखते हैं ऊपरी भाग के पिछले हिस्से को बोला जाता है तालव्य। ओके, अलंकार अभी देख लेते हैं। ठीक, समास देख लूं, समास देख लूं, समास देख लेते हैं। एग्जाम्पल याद नहीं है मुझे एक्चुअल में, मुझे देख के कर लूंगा। ठीक है, तो इसको जल्दी से अपन फटाक से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ई जो है तालव्य कहलाता है ना। तालव्य और मूर्धन्य में छोटा सा अंतर ये है कि मुख के पिछले हिस्से में टच करे, मुख के पिछले वाले हिस्से में टच करे तो ये तालव्य है, मुख के ऊपरी हिस्से के आगे वाले हिस्से में टच करे तो ये मूर्धन हो जाएगा। ठीक है, ए जो ए का निर्माण किससे होगा? आ और ई से, इसी वजह से इसे कंठ तालव्य बोला जाता है। आ और उ कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलकर बना जा रहा है, इसलिए कंठोष्ठ हो गया। अम जो है नाक से निकला जाता है, आहा जो है ये भी कंठ से होगा, है ना। एक छोटी सी कोडिंग पर ये कर सकते हैं, केटीएम बाइक, केटीएम बाइक हो गई, और डीओ क्या हो गया? परफ्यूम हो गया। तो ये का वर्ग कंठ से, चा वर्ग तालव्य से, टा वर्ग मूर्धन्य से, धा वर्ग दंत से, पा वर्ग ओष्ठ से हो गया। ठीक है, अब हमारा कोडिंग क्या थी? केटीएम डीओ। तो पहला वाला और लास्ट वाले को छोड़ देना है, क्रम हमारा ये चलना चाहिए। तालव्य में आ गए तो या और शाह जो होते हैं ये तालव्य कहलाते हैं। फिर दूसरे में आ रहे मूर्धन्य में, तो रा और शाह मूर्धन्य कहलाते हैं। ला और शाह ये दंत कहलाते हैं। फिर बात कर रहे हैं डी और ओ, ये कॉम्बिनेशन से होगा, तो वा जो होता है ये डीओ दंतोस्त कहलाता है। और हा की बात करते हैं तो बचा क्या? कंठ,
तो ये कंठ हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो ये दो व्यंजनों के मिश्रण से बने होते हैं, इसी वजह से इनको कहाँ से, छा छत्री का, है ना। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि छा छत्री, पहले के क्षत्रिय लोग क्या करते थे, कृषि करते थे, जैसे जनक जी कृषि करे हुए हैं। तो का प्लस शा से निर्माण होता है छत्री का, आधा ता प्लस रा से मिलके त्रा बना हुआ है। अब जैसे ज्ञा ज्ञानी बनाना है तो जा बनाए, और देखिए जैसे जा बनाए हमने और इया लगा दिए, बन गया ना ज्ञा। तो ये हो सकता है। शा का निर्माण कैसे हो रहा है, आधा शा और रा से मिलके बना होता है। ठीक है दोस्तों, फिर बात कर लेते हैं, एक अलंकार हम पढ़ लेते हैं जल्दी से। देखिए अलंकार की भी यदि हम बात करें, अलंकार को यदि पढ़ना है इजी तरीके से, तो अलंकार हमारा एक चैप्टर है अलंकार। अलंकार मीन्स होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, है ना। तो जिस तरीके से देखिए, एक प्रश्न ये भी आ सकता है, जिस तरीके से जैसे आभूषण, स्त्रियां क्या है ऑलरेडी सुंदर रहती हैं पर आभूषण पहनने से चार चांद लग जाते हैं, उसी प्रकार से काव्य में सौंदर्यीकरण रहता है, बट उसका सौंदर्यीकरण बढ़ाया किससे जाता है, तो अलंकार के थ्रू से। तो अलंकार कितने प्रकार से होते हैं, कितने प्रकार होते हैं अलंकार के, तो तीन। एक होता है शब्द अलंकार, ठीक है, एक होता है अर्थ अलंकार, और तीसरा होता है उभय अलंकार। एग्जाम में यदि पूछ ले कि अलंकार के मुख्यता भेद कितने, तो दो, एक शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार में इनके प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं, एक आपका होता है, एक मिनट, हाँ, एक आपको मिलेगा पहला अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार, चौथा वकोक्ति, वकोक्ति अलंकार, ठीक है, और पांचवा होता है विप्सा अलंकार। जहां पर वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, जहां पर वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, उन्हें अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। कोई शब्द दो बार हो, जैसे कनक कनकते सौगने मादकता अधिकाय, जो खाए बोराए सो जो पाए तो बरवाए, है ना। तो एक शब्द कनक और कनक, ये दो शब्द हैं लेकिन इनके अर्थ भिन्न भिन्न है, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। श्लेष अलंकार, जहां पे एक ही शब्द रहे पर उसके अर्थ क्या है, एक से अधिक रहे, तो श्लेष अलंकार। वकुक्ति अलंकार, जहां पर कोई बात कहना चाह रहे थे और सामने वाला व्यक्ति कुछ और समझ लिया, तो ये वकुक्ति अलंकार हो जाएगा। विप्सा अलंकार क्या होता है, जहां पे मनोभावों के जो रहते, राम राम छी छी, ये सब क्या हो गए, मन के भाव को प्रकट करने के लिए इन चिन्हों का या इन अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अब इनमें से मैं अनुप्रास अलंकार आपको बता दे रहा हूं जल्दी से। जैसे कि अनुप्रास अलंकार में भी एक ले लेते हैं, तरिणी तनुजा तट तमाल, तरुबर बहु छाए, ठीक है। तो तरणी मीन्स क्या होता है, अब मैं अपनी क्लास में हमेशा तरणी और तरणी, ये जो शब्द हैं ये दो टाइप के हैं, लिखने में सेम है ना, बोलने में भी बहुत सेम है, सिमिलर है। इसी वजह से इन शब्दों को या इन युग्मों को क्या बोला जाता है, शब्द युग्म या फिर समुच्चारित शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, अब जो आपके आंखों के सामने दिखेगा, सूर्य कैसा है, छोटा। जैसे हमारे यहाँ, हम जबलपुर संस्कारधानी से बिलोंग करते हैं, तो हम गौरी घाट जाते हैं तो सूर्य देव कैसे हमें छोटे दिखते हैं, तो छोटी मात्रा लगती है। और नाव जो है बड़ी दिखेगी तो बड़ी मात्रा लगेगी। तो तरणी मीन्स होता है एक नाव, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, नाव।
और इस तरणी का अर्थ हो जाता है सूर्य, है ना। और ये क्या लिखा है, तरिणी तनुजा, तनुजा मीन्स होता है पुत्री, तरिणी की मतलब सूर्य की पुत्री कौन, ये होता है यमुना। तट मीन्स किनारा, है ना, तट मीन्स क्या होता है, किनारा। फिर बात करें तमाल, तमाल मीन्स भी किनारा हो जाएगा, तरुवर मतलब वृक्ष हो जाएगा, बहु मतलब बहुत हो जाएगा, छाया मतलब छाया हो जाएगी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो वर्ण है पुनरावृत्ति देखो, ता 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 ता, ये वर्ण बार बार दोहराव हो रहा है, इसी वजह से कौन सा अनुप्रास अलंकार है। अब मैं लगभग ये मान के चलिए कि अनुप्रास अलंकार पढ़ाता हूं तो अनुप्रास अलंकार भी मैं डिटेल में पढ़ाता हूं कि अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के, तो अनुप्रास अलंकार भी 5 प्रकार के आपको देखने में मिलेंगे। कौन कौन से, पहला होता है छह का अनुप्रास, छह का अनुप्रास, ठीक है। दूसरा वृत्यानुप्रास, तीसरा लाटानुप्रास, चौथा श्रुत्यानुप्रास और पांचवा अंत्यानुप्रास, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल आपको मैं सुना देता हूं, कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिर हिम बारी बयारी, है ना। तो जहां पर जिन काव्यांश में वर्ण या वर्ण समूह 2 बार आते हैं, जहां पर कोई वर्ण 2 बार आपको मिले, 2 वर्ण कैसे, जैसे लिखा है कानन कठिन भयंकर बारी, भयंकर बारी, ठीक है। घोर घाम, घोर घाम, हिम बारी बयारी। अब इसमें आप नोटिस ये करिएगा कि यहां पे देखिए का कितने बार आ रहा है, 2 बार, ठीक है। रा कितनी बार, 2 बार, बा कितनी बार, 2 बार, घा कितनी बार, 2 बार। तो इस टाइप के जब अलंकार आपको दिखें तो आपको 6 का अनुप्रास लगाना है जी। वृत्यानुप्रास क्या होता है, जहां पर एक ही वर्ण क्या कई बार मिल जाए, जैसे एक एग्जांपल लिए तरणी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाय, ये ताग एक बार से ज्यादा है, कितनी बार, 5 बार है, तो ये एग्जांपल आपका वृत्यानुप्रास होगा। लाटानुप्रास में क्या आ जाएगा, जहां पे पूरी की पूरी लाइन सेम दिखे, जहां पर पूरी की पूरी लाइन सेम मिले, कैसे, जैसे मान लेते हैं कि राम हृदय जाके नहीं, राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगल, विपत्ति सुमंगल ताही, ठीक है। राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगल ताही, ठीक है। तो ये देखिए जहां पर पूरी की पूरी लाइन सेम मिल जाए, पहली लाइन सेम और वही एज इट इज क्या कॉपी हो गई, और एक ही वर्ण या कुछ ऐसी चीज जहां पे क्या है, ये कॉमा चेंज हो गया है, यहाँ नहीं लिखा हुआ था जाके नहीं और यहाँ पे जाके के बाद ही कॉमा लिख गया, तो इस टाइप का जब भी आपको अलंकार मिले तो वो आप लगा दीजिएगा लाटानुप्रास, ठीक है। श्रुत्यानुप्रास क्या होता है अलंकार, जहां पर बिल्कुल क्या है, हम बोलना कुछ और चाह रहे थे और सामने वाले को समझा कुछ, जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब यहां पे देखिए कॉमा की बात करता हूं, यहां कॉमा लग गया तो क्या हो रहा है, रोको मत जाने दो, फिर कॉमा अपन ने हटा दिया यहां से, ठीक है। कॉमा यदि हट जाता है फिर कहां लगाए हैं अपन, यहां पर, तो क्या हो जाएगा, रोको मत जाने दो। तो सामने वाला क्या है, हम बोल कुछ और रहे थे समझ कुछ और रहे हैं, तो ये रोक क्या हो जाएगा आपका श्रुत्यानुप्रास।
अंतानुप्रास क्या होगा, ये मनोभाव को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो मैं अनुप्रास अलंकार के बारे में बताना चाह रहा था ये आपको इजीली समझ में आया होगा, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट अदा करता है। यमक भी मैंने बता दिया है, जहां पर कोई एक शब्द दो बार लिखा रहे जिसके अर्थ भिन्न भिन्न मिले तो यमक अलंकार। श्लेष अलंकार जहां पे एक शब्द रहे और इसके अर्थ एक से ज्यादा निकले, श्लेष अलंकार। वक्रोक्ति, कहना कुछ और चाह रहे थे, समझा कुछ और सामने वाला व्यक्ति ने। ठीक है, अर्थ अलंकार में लगभग 51 अलंकार आते हैं, जिसमें हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको हिंदी की क्लास काफी समझ में आई होगी। जय हिंद।